सर हम शुरुआत करेंगे, आपको ये गोंग लगाना है और हमें बताना है कि जीएसटी को आप न्यू इंडिया समझते हैं या नहीं। बट वी हैव अ प्रोसेस, क्योंकि वी आर आस्किंग ऑल आर लीडर्स, सो यू हैव टू हिट द। देश अगर एक टैक्स से नया बन जाए तब तो फिर 70 साल में कितनी बार टैक्स बदले, 70 हिंदुस्तान पैदा हो जाते। अरे वाह, चलिए यू हैव, आपने शुरुआत की, आप विपक्षी दल के हैं तो आप समझते हैं नया भारत या नया मार्केट नहीं बनेगा एक टैक्स के जरिए। माइक है सर। आज तक पर हमारे साथ हैं आनंद शर्मा, कांग्रेस के नेता, और हम चर्चा करेंगे जीएसटी पर। आनंद शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस बात से कि आज आप पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। एक सेशन बुलाया गया है जिसमें जीएसटी पर चर्चा नहीं, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन तो कम से कम हो रहा है और समझा जा रहा है ये मिडनाइट सेशन है। क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने पार्लियामेंट में जीएसटी बिल का समर्थन किया, अब जब समय आ गया है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए देश के सामने, आपने उसी जीएसटी सेशन का बहिष्कार इस तरह से कर दिया? बहिष्कार शब्द गलत है। वो पहले भी जो घोषणा कर रही थी उनसे मैं बड़े आदरपूर्वक कहूंगा, हमने जीएसटी को तमाशा कभी नहीं कहा। जीएसटी के लेखक हम हैं, जीएसटी को लाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। 2011 में उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जी बिल को लेकर आए थे। हमने 7 साल तक संघर्ष किया था कि जीएसटी लागू हो जाए, पर निरंतर विरोध हुआ और मुख्य रूप से विरोध सिमट कर रह गया एक राज्य के मुख्यमंत्री तक, वो श्री नरेंद्र मोदी थे। अगर कांग्रेस की वही मानसिकता होती तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन के बिना संविधान का 115वां संशोधन 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास नहीं होता। अगर हम भी वही रवैया रखते तो आज आप यहां पे चर्चा नहीं कर रहे होते। हम जीएसटी के पक्ष में हैं। हमने सरकार से बात करी, हमने सुझाव दिए कि इसको किस तरह से सही स्वरूप दिया जाए। कुछ बातें सरकार ने मानी। जो रात का जश्न है उसमें शामिल ना होना उसका कारण है, और वो कारण राजनीतिक कारण नहीं है, वो सैद्धांतिक कारण है। वो राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी बात से है, संसद की मर्यादा और गरिमा से जुड़ी बात की है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के कुर्बानियों के सम्मान की बात है। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त 14 अगस्त मध्य रात्रि को 1947 में संसद के सेंट्रल हॉल में, केंद्रीय कक्ष में पहला अधिवेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह शब्द इस्तेमाल किया था जिसको आप टेक्स्ट से कह रहे हैं राजदीप, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, उनकी हिज फेमस स्पीच। दूसरी बार सेंट्रल हॉल में संसद बैठी आज़ादी के 25 साल पूरे होने के बाद 1972 में। तीसरी बार बैठी और आखिरी बार 50 साल जो गोल्डन जुबली कहे जाते हैं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे 1997 में। तीनों बार कांग्रेस तो शामिल थी ना। हमको मुझे एक चीज कहना है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में देश में बहुत बड़े काम हुए राजदीप। हिंदुस्तान के लोगों को आज ये बताना जरूरी होगा कि अगर केंद्रीय कक्ष में इसी तरह मर्यादा को हम छोड़ दें, एक ट्रिविलाइज कर दें, एक टैक्सी तो आ रहा है, वो भी अभी शुरुआत हो रही है, हम उसके पक्ष में हैं, इसको भी समय लगेगा सही स्वरूप लेने में। 45% आपने रेवेन्यू बेस अभी बाहर रखा है। कोई एक टैक्स जो कहते वन नेशन वन टैक्स बनेगा अभी नहीं है। अभी तो यहां से गुड़गांव नोएडा जाओ, आप अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराओ, देख लो कीमत अलग है या नहीं है। कल भी अलग होगी, 1 महीने के बाद भी अलग होगी, 1 साल के बाद भी अलग होगी। तो ये आप मत कहें, हम पे दोष मत डालें। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जश्न। क्या आप कह रहे हैं जो आज रात को होने जा रहा है वो एक जश्न है? जी, क्योंकि आपके एक नेता ने कल, जब आपने अपना निर्णय दिया जनता के सामने, आपने एक नेता ने तमाशा वर्ड यूज किया कि जो होने जा रहा है वो एक तमाशा है। मैं आज भी कहूंगा, जश्न है। हमारे गांव में शब्द इस्तेमाल होता है, ये कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। गांव में भी खेल तमाशा होता है, लोग इकट्ठे होते हैं। ये संसद का अधिवेशन नहीं हो सकता।
इसका वो गंभीरता इसमें नहीं है। राष्ट्रपति मुझे आ रहे हैं, आपसे सर। देखिए, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। देखिए, वो उनका निर्णय है। आप इसको अगर तुलना करेंगे, इसको उस ऊंचाई पर ले जाएंगे हिंदुस्तान की आज़ादी की, और आज़ादी के बाद जो देश ने अपने आप को पुनः अपनी प्रतिबद्धता दोहराई आज़ादी के मूल्यों सिद्धांतों के लिए, और 50 साल के बाद पुनः समर्पित किया उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, अगर आप इस टैक्स की तुलना उससे करेंगे, मैं उससे सहमत नहीं हूं। दूसरी बात मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूं आपके सबके सामने। 1971 में भारत की एक बड़ी जीत हुई थी, बांग्लादेश आज़ाद हुआ, पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण किया। क्या स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने मिडनाइट सेशन सेंट्रल हॉल में बुलाया? 1974 में भारत परमाणु शक्ति बना, क्या इंदिरा जी उस समय नहीं बुला सकती थी केंद्रीय कक्ष में? पर उनको मर्यादाओं का ख्याल था, संसद की गंभीरता को समझती थी। 1975 में आर्यभट्ट गया, हम तब नहीं बुला सकते थे क्या? ये टैक्स लगा है, हमने लोगों को अधिकार दिए, सूचना का अधिकार दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारी सरकार ने दिया था। तो आपका कहना है खाद्य नहीं, सुनिए, आपका खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया। देखिए, बुनियादी बातें हैं, वो लोगों को अधिकार दिए। रोजगार का अधिकार दिया, मनरेगा के द्वारा 100 दिन के रोजगार का गरीब लोगों को। हमने शिक्षा का अधिकार दिया। क्या हमने संसद के केंद्रीय कक्ष में मध्य रात्रि को इस तरह का प्रचार किया? कोई भी, मैंने आपको गिनाया, अटल जी के टाइम में भी कई काम हुए, पर उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया। सर, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं, लेकिन इस जश्न खेल तमाशा हम इसका पुष्टिकरण नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी खुद आ रहे हैं। देखिए, हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था, हम इसको गंभीरता से लेते हैं, हम उस मर्यादा को समझते हैं। हम इसकी तुलना, टैक्स की तुलना उन दिनों से, उन मौकों से नहीं करना चाहते। हमारा शामिल होना इसका पुष्टिकरण होगा। हम इस अपमान में जो केंद्रीय कक्ष में हो रहा है, पहले 3 अफसरों के साथ तुलना करके, उसका हम अनुमोदन नहीं कर सकते। हम ना इसको तमाशा कहते हैं, सरकार का अधिकार है। आप तो टेलीविजन में हैं, इस महीने के अंदर ही 30,000 टेलीविजन की इंसर्शंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई हैं देश के टेलीविजन्स में। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडवर्टाइजर आज भारत की सरकार है। मैं समझता हूं मजबूरी आज, पर इसका यह मालूम नहीं, मतलब नहीं कि प्रमुख विपक्षी दल या तमाम प्रतिपक्ष ताली बजाने के लिए हाजिर हो जाए। प्रधानमंत्री को पहले यह स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आप प्रधानमंत्री से आप तो नहीं पूछ पाएंगे, मंत्री से नहीं, आप तो पूछ पाएंगे, राजनीति मंत्री से तो पूछ लेंगे। आप पूछिए, प्रधानमंत्री एक बार देश को बताएं 7 साल तक क्यों विरोध किया, और एक बार कहें कि मैं स्वीकार करता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की परिपक्वता की वजह से, सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सूझबूझ के कारण कांग्रेस ने फैसला किया कि जीएसटी लागू कर दो। अगर हम नहीं करते तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। इसलिए हमको दोष मत दें। आनंद शर्मा जी, आपके आने के पहले वेंकैया नायडू जी आए थे। यही सवाल मैंने उनसे पूछा कि क्या ये सही नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने जीएसटी का विरोध किया था। उन्होंने कहा तब वो मुख्यमंत्री थे, कुछ कमियां थी, उनके बारे में उन्होंने चर्चा की। अब वो प्रधानमंत्री है, उन्होंने सबको साथ लेकर ये जीएसटी बिल बनाया है। आप भी उन चर्चाओं में शामिल थे अरुण जेटली के साथ। आज जब समय आ गया है सबको साथ एक तरह से लेने का है, और उनका ये भी एक कहना था कि आज तक असली बात है, आपको हजम नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर हजम नहीं होता तो यहां चर्चा ही नहीं होती, हम पास ही नहीं करते। ये तो गलत बात है, गैर जिम्मेवाराना बात है, और ये न्यायोचित नहीं है हमारे बारे में ऐसा कहना। अरे धन्यवाद करो, गरिमा से बात करो, कहिए कि विपक्ष ने रचनात्मक सहयोग दिया है। आपने सही कहा कि अरुण जेटली जी से जब बातचीत हुई, मेरी बातचीत हुई गुलाम नबी आज़ाद और चिदम्बरम की, सरकार की तरफ से अरुण जेटली जी थे, शुरू की बातचीत में वेंकैया जी थे, और बाद में प्रमुख आर्थिक सलाहकार भी थे। हमने कई सुझाव दिया, पर अरुण जेटली जी से स्वयं पूछिएगा। कुछ बातें उन्होंने मानी, हमने कुछ आशंकाएं दोहराई थी। आप अपने दर्शकों को दिखाएं कि जब ये बिल पास हुआ राज्यसभा में, मैंने स्वयं डिबेट शुरू की थी और कुछ बताया था कि कंप्लायंस की क्या समस्याएं आएंगी, इसमें जल्दबाजी मत करना। दूसरा, जो छोटा उद्योग है, छोटा व्यापार है, छोटा व्यवसायी है, उसको आप किस तरह से ट्रेनिंग दोगे, उसको प्रशिक्षित कैसे करोगे।
छोटे उद्योग को कैसे आप सहारा दोगे? देखिए, एक महीने में 3 रिटर्न्स फाइल करनी है हर व्यवसायी को, टैक्स पेयर को। अभी आपका पिछले कल, आज 29 तारीख है, 29 तारीख को रिटर्न फॉर्म का नमूना आया, 29 तारीख को, और कल आप लागू करेंगे। 300 करोड़ फाइल होती हैं एक महीने में, साल में 3600 करोड़, और हर उद्योग की एक साल में 36 और एनुअल रिटर्न 37। तो जहां 3600 करोड़ हो फाइल होनी हो, उसके लिए 200 और 400 और 50 और 20, ये राज्यों में आप देखिए 1000 भी इन्होंने उसका ट्रायल रन नहीं किया। जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल रन नहीं हुआ है। राज्यों ने कहा है कि भाई थोड़ा सा संयम रखो, 1 सितंबर तक डेडलाइन है। हमने सबने तो, हमारे राज्यों ने पास कर दिया, हमारी सब राज्य सरकारों ने तो पास किया है, चाहे पश्चिम बंगाल ने भी पास किया है, कर्नाटक ने भी पास किया है, हिमाचल ने भी पास किया, हमारी जहां भी सरकारें थी हमने पास किया, हमने पूरा समर्थन दिया है, हमने कहां विरोध किया है। तो आप कह रहे हैं जुलाई 1 के को छोड़कर इस निर्णय को सितंबर 1 करना चाहिए था, दिसंबर 1 करना था, क्योंकि नहीं, हम नहीं कह रहे दिसंबर, हम नहीं कह, देखिए तो आप सितंबर 1 कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप जहां 300 करोड़ महीने में रिटर्न फाइल होनी है, जहां एक व्यवसाय को, छोटे उद्योग को 37 रिटर्न देनी है, सब 80% आपका जो निर्माण होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। उनको कौन सा समर्थन दिया, उनको कौन सी ट्रेनिंग दी गई? मेरा प्रश्न है बुनियादी। आप कह रहे हैं ये डिमोनेटाइजेशन पार्ट 2 है। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम तो विपक्ष में हैं, मैं ये भी कह सकता हूं अगर हम गैर जिम्मेवार हों इनकी तरह से कि उठाने दो, लोगों को तकलीफ होगी, पर हम ये बात नहीं कह रहे। हम सरकार को चेता रहे हैं कि देखिए थोड़ा सा ध्यान रखो, एक ट्रायल रन 2 महीने का कर दो, उसके बाद 1 सितंबर डेडलाइन है आपकी, आप लागू कर दो। हम तो विरोध कर कहां रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। आज आलोचना करना भी अपराध हो गया। हम आलोचना करें तो देश विरोधी हो गए, हमको देशभक्ति का सबक सिखाया जाता है। हम प्रश्न पूछें तो आप हैं कौन, आपका अधिकार कौन है? हम कौन से हिंदुस्तान में जी रहे हैं? ये क्या गांधी, नेहरू, सरदार पटेल का बनाया हुआ? सरदार जी को लेके तो वो चल पड़े हैं। सरदार पटेल तो बारदोली सत्याग्रह के बाद उनको सरदार की उपाधि राष्ट्रपिता गांधी ने दी थी। सरदार पटेल को जब ये याद करते हैं, इनको मेरे तरफ से संदेश दे दीजिएगा, बड़ा बुत बन के आ रहा है वो, मेक इन इंडिया नहीं, चीन में बन के आ रहा है। जब वो लगेगा उसके नीचे कांस्य की पट्टिका लगा दे कि गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल का लिखित आदेश था जब पाबंदी लगाई थी आरएसएस पे। बताएं ना, सच बोलें। वहां केंद्रीय कक्ष में आप जाके ये कर रहे हैं, आजादी के साथ तुलना कर रहे हैं। नहीं, आप ट्रिस्ट विद टेक्स्ट, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी हो गया। मुझे क्या कहीं ना कहीं ये बात आपको चुभ रही है कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को जवाहरलाल नेहरू की तरह ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो 47 में भाषण हुआ था, अब मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, टैक्स करना चाहते हैं। मैं माफी चाहता हूं। जवाहरलाल नेहरू 14 बरस अंग्रेजों की जेलों में रहे। उन्होंने 2 महान ग्रंथ दोनों जेल में लिखे, जब उनके पास कोई लाइब्रेरी, कोई पुस्तकालय नहीं था, चाहे डिस्कवरी ऑफ इंडिया था या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अहमदनगर किला में क्विट इंडिया के बाद जब 3 बरस से ज्यादा वो जेल में रहे थे, नरेंद्र मोदी जी और उनकी विचारधारा जिसके उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने तो उंगली नहीं कटाई, कोई शहीद नहीं हुए, कोई जेल वेल नहीं गए। हम भी आजादी के बाद में उनको दोष नहीं देता, मैं भी नहीं गया क्योंकि मैं पैदा नहीं हुआ था। पर इससे ये वो बात एक अपने आप में अलग है। मुझे कष्ट नहीं है अगर देश ये समझता है, कड़वाहट के कष्ट नहीं है, हमको लेकिन कड़वाहट होगी। कड़वाहट जरूर होगी अगर नरेंद्र मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से होगी या महात्मा गांधी से होगी, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। वो देश के प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री का ये मतलब नहीं कि वो महान है। मेजॉरिटी सरकार, इससे पहले 1947 के बाद 51 में पहला चुनाव हुआ तो हमारी माइनॉरिटी की गवर्नमेंट्स होती थी। भूलिए मत, जवाहरलाल नेहरू 2/3 बहुमत से आते थे, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहीं, 1977 में चुनाव हारी, 1980 में 352 सीट, 352 है नरेंद्र मोदी जी की, हम 407 सीट से जीतकर आए राजीव गांधी के समय। अहंकार नहीं होना चाहिए, हर चीज एक मरकज पर नहीं रहती। ये सोच लें कि हमेशा के लिए, ये तो इंसान जो ये समझ ले कि मैं
आई मी माई सेल्फ, स्वयंभू, एक ही व्यक्ति एक ही नाम, ये व्यक्तिवाद, ये प्रजातंत्र के लिए घातक सिद्ध हो। तो आप कह रहे हैं वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स वन लीडर हो गया है और इस बात से आपको दुख है? हमको दुख नहीं है, हम हिंदुस्तान की हकीकत को समझते हैं। हम एक फेडरल कंट्री हैं, हमारी संघीय प्रणाली है, हमारे 30 राज्य हैं, हमारी 18 भाषाएं हैं। दुनिया में जो बड़ी रेसेस हैं उसमें से 3 रेसेस हिंदुस्तान में रहती हैं। यहाँ कॉकेशियंस रहते हैं, हम सारे कॉकेशियंस हैं, मंगलॉयड हैं, द्रविडियंस हैं। लोगों का रहन सहन अलग है, परंपराएं अलग है, बोली अलग है। आप क्या उस देश में कहना चाहते हैं? क्या कैसे एक बात कभी लागू नहीं हो सकती हिंदुस्तान के अंदर? ये बहुत एक अलग विषय है। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। आज एक मौका है कि कांग्रेस पार्टी जिसने काफी कुछ कंट्रीब्यूशन किया है जीएसटी के लिए, मनमोहन सिंह जी जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है जीएसटी के लिए, आज वेंकैया नायडू जी यहां कहकर गए कि वो इस बात के लिए भी तैयार है कि मनमोहन सिंह आज आ जाए पार्लियामेंट में और वो खुद बोले। क्या भारतीय राष्ट्र आज से पहले क्यों नहीं कहा? नहीं, आप आज से पहले, आज 12 बजे नहीं, इस तरह से नहीं हो। हम उसके बावजूद भी कि सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोलने का मौका दे, वो कोई एहसान नहीं होगा। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 में हुई थी, क्या उससे बड़ा है ये जीएसटी? मैं माफी चाहता हूं बड़े आदर के साथ। तो आज कोई ये कहना कि अच्छा हम उनको बुला देंगे, अरे ये क्या सल्तनत चल रही है, प्रजातंत्र चल रहा है कि 12 बजे कहें कि अच्छा भाई आप भी आ जाओ, आपको भी बुलवा देते हैं? ये कोई स्कूल की पाठशाला है? हिंदुस्तान का प्रजातंत्र। आप क्रेडिट ले लीजिए, हमको श्रेय नहीं लेना। हमने जो किया श्रेय ले सकते हैं, आप भी नरेंद्र मोदी जी सिर्फ श्रेय लेते हैं। ले आप सब देखिए राजदीप, हमको श्रेय नहीं लेना। मैंने बताया अगर श्रेय लेना होता तो जब अटल जी ने इंदिरा जी को कहा था बांग्लादेश की आजादी के बाद दुर्गा, तो इंदिरा जी ने कहा था बिल्कुल नहीं, पूरे देश की सेना की जीत है। मैंने ये उदाहरण इसीलिए दिए। अगर हमको भी ये करना होता तो हमारे तो इतने मौके थे, हम यही करते। पर अगर हम वो करते तो हम सही रूप में उत्तराधिकारी नहीं थे। अगर अगस्त 14 अगस्त 14 2017 70 साल हो रहे हैं आजादी के, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस रात को एक पार्लियामेंट सेशन बुलाते हैं तो उसमें आप शामिल? देखिए, हम आपको कह रहे हैं कोई नए रिवाज मत बनाएं। 25 साल, 50 साल, 75 साल और 100 साल। अब आप कहें कि 5 साल हो रहे हैं फिर कर लो, फिर तो सालगिरह भी शुरू कर दें। ये इनके बस चले तो सालगिरह शुरू कर देंगे। हम कैसे इस चीज का अनुमोदन कर सकते हैं? जिस दिन आजादी के 75 साल होंगे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई और प्रधानमंत्री हो, हम सम्मान से उसमें शामिल होंगे और राष्ट्रगान इकट्ठे गाएंगे। यानी 2022 तक आपको रुकना पड़ेगा इसके लिए? ये तो हिंदुस्तान के लोग बताएंगे ना, आप और मैं यहां बैठ के कैसे तय कर लें? बिल्कुल, इंसान के जीवन का नहीं। अरे भैया, सरकार का क्या मालूम, 31% वोट पड़ा है। आप तो ऐसा दिखा रहे हैं कि जिस तरह आजादी के बाद सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। मुझे तो हैरानी होती है कि हर चीज अगर उनको छींक भी आ जाए तो कहते हैं ऐतिहासिक छींक आ गई। सर आप अगर वो मुस्कुरा दे, ऐतिहासिक मुस्कुराहट है, हाथ हिला दिया, इतिहास बन गया। अरे क्यों बना रहे हो इतिहास का अपमान करते हो? आप बड़े फॉर्म में आज हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप नरेंद्र मोदी जी और उनके ऐतिहासिक सेशन को 1 मिनट के लिए छोड़, ऐतिहासिक नहीं, इतिहास का तो अपमान कर रहे हैं। इतिहास का सम्मान करते तो ये तमाशा नहीं होता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप जीएसटी से खुश है कि नहीं? क्योंकि हम उसके पक्ष में हैं, पर मैंने आशंकाएं बताई हैं। मैं आज भी वित्त मंत्री को मेरी कहूंगा, मैंने संसद में ये कहा है, मैं गैर जिम्मेवारी से बात नहीं करता। हमने कहा था कि देखो ये शंकाएं हैं, आप इसके लिए ट्रायल रन करो जीएसटी नेटवर्क का। आप छोटे उद्योग को, छोटे व्यवसायी को, जो है एमएसएमई सेक्टर है, उनको आप इसमें ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो। और एक ट्रांजैक्शनल टैक्स है, ये टैक्स ही आ रहा है ना, ऐसा तो है नहीं। मुझे तो हैरानी इस बात की है कि रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा और शिक्षा के अधिकार से ऊपर टैक्स बना दिया। भैया अभी तो 4-5 स्लैब्स है। मैं एक चीज कहूंगा राजदीप आपको, ये चीज आप लोग चर्चा में नहीं ला रहे। अभी हमारा जीएसटी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आपको एक चीज बता दूं। दूसरा, इसके 5 स्लैब्स हैं, एक टैक्स नहीं है। तीसरा,
सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, यूटी जीएसटी है। चौथी बात, 45% रेवेन्यू बेस बाहर है। मुझे बताएं, रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स, यहां बड़े विद्वान लोग बैठे हैं, तो आपने पेट्रोलियम को क्यों बाहर कर दिया? जब हर राज्य को आप कंपेंसेट करेंगे रेवेन्यू लॉस आप के करते लिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती? जरूर सर, करते। राज्य सरकारें नहीं मान रही मैं आपसे है। कह रहा हूं, आपकी राज्य सरकार कर्नाटका में मानेगी, हिमाचल में मानेगी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाए? आपने हमारे तर्क को सर, नहीं जब सुना। आप मेरी विपक्ष में बात को आते गौर हैं- से सुनिए, मेरी बात को गौर से सुनिए। अगर हम विपक्ष में आते, हम भी वही करते जो इन बुद्धिमानों ने किया था, तब तो मैं बार बार कह रहा हूं, तब तो ये चर्चा होती ही नहीं देश के अंदर, तो वही रुका होता। पर मुझे आपसे एक चीज कहनी है, जहां तक आम सहमति की बात है, हर चीज वहां पे आप कह दो कि जहां मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे 3 साल तक, इनको भी तो काम करना था आम सहमति बनाने में। हमारे साथ भी तो बातचीत करके आम सहमति बनी ना, क्यों नहीं? जब रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो आपने 45% रेवेन्यू बेस बाहर रखा, आपने अल्कोहल बाहर रखा, इलेक्ट्रिसिटी बाहर रखी, रियल एस्टेट बाहर रखा, और उसके बाद आपका जीएसटी विल बी हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और 45% उसको मत भूलिएगा कि अभी उस पर भी लगेगा, तो उसको 28% अमूमन भी अगर आप देंगे, लग्जरी गुड्स और डीमेरिटेड गुड्स, लग्जरी गुड्स का व्याख्यान नहीं है अभी तक, कौन सी, किसी को भी शामिल कर देंगे, वो 40% पे होगा। उसके बाद आप करेंगे क्या? आपको कोई जवाब नहीं सरकार के पास, तो कहते हैं कि बस हो गया। आप ढोल पीट दे, आपने भी हमसे वो घंटी पे बजा दिया गॉन्ग, हाँ, तो उससे ये थोड़े हो गया कि भाई 4 स्लैब 5 स्लैब्स का एक स्लैब हो गया। आम सहमति से हुआ है, आम सहमति से तो हुआ है भैया, पर 1 नेशन 1 टैक्स अभी नहीं हुआ है। हम इसके पक्ष में, एक बड़ा कदम है, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग मिलकर इसको कारगर करेंगे। और जो पेट्रोलियम, अल्कोहल, रियल एस्टेट और इलेक्ट्रिसिटी, देखो राजदीप, रियल एस्टेट को जब आप बाहर रखते हैं, उससे आम आदमी पर बोझ पड़ता है, और बिजली को जब बाहर रखते हैं, बिजली से क्या चीज बनती है? एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर कौन से हैं? सीमेंट है और स्टील है। आपने क्यों बाहर रखा? आप इसको जरा, इसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तब कहेंगे कि हमारी बात में कुछ समझ है, कुछ तर्क में जान है। सर, हम ऐसी बात नहीं कह रहे कि नहीं हमको पसंद नहीं है। सर, एक सवाल हम लेंगे। यस माय डियर। श्योर सर। हाँ, आनंद सर, एंटायर ऑपोजिशन जो है वो आज नहीं जा रहा, लेकिन जेडीयू जिसके साथ आपकी सरकार है बिहार में, वो जा रहे हैं। इसको किस तरह देखते हैं? कहीं ना कहीं क्या दरारें बहुत बढ़ गई हैं? पहले राष्ट्रपति और अब जीएसटी। हर राजनीतिक दल का और नेता का अपना दृष्टिकोण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अलग राष्ट्रीय दल है, हमने अपना फैसला किया है। हमसे पहले दूसरे दलों ने कुछ ने फैसला किया था। जो दल समझते हैं गंभीरता को, संसद के केंद्रीय कक्ष में किस तरह से कहना चाहिए, कौन सा आयोजन होना चाहिए, वो नहीं जा रहे। हमारा कोई उसमें विवाद की बात नहीं है। हमने ना तो आग्रह किया था नीतीश कुमार जी से, उनका निर्णय है। लेकिन आप मानते हैं कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के दिन पर दिन नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के नजदीक आ रहे हैं? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने, दोनों ने कई बार एक दूसरे की आरती उतारी है, दोनों से पूछ लें कितना नजदीक आ गए। आपको मालूम है ना, टीवी पे ये महागठबंधन आपका नहीं बन रहा है। ये नहीं, महागठबंधन एआईडीएम के भी आज के एडीएम के हमारे साथ था, ठीक है। नहीं, एआईडीएम के सेशन में जा रहा है, टीआरएस जा रही है, आईएनएलडी जा रही है। पहले से हमारे साथ कहां थे? यानी एंटी मोदी फ्रंट जो आप बनाना चाहते हैं। हम एंटी मोदी फ्रंट नहीं बना रहे, देखिए। नहीं बनाना चाहते? एंटी मोदी नहीं है। हमारी विचारधारा की लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ है। मोदी एक व्यक्ति है, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन है। एक व्यक्ति को, अगर हम सिर्फ मोदी जी से लड़ेंगे तो हम भी व्यक्तिवाद को बढ़ावा देंगे। ये तो वैचारिक लड़ाई है। कुमार, आनंद जी, मेरा सवाल ये इस जीएसटी से हटकर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गौरक्षक जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहिए, महात्मा गांधी की विचारधारा इसको नहीं स्वीकार करती, और उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो एक बार फिर कह दिया है कि महात्मा गांधी की विचारधारा नहीं कहती कि गौरक्षक। प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम में कह दें, अच्छी बात है, पर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्यों रही इतने समय तक? उस चुप्पी से प्रोत्साहन मिला ऐसे तत्वों को।
भारत एक संवैधानिक प्रजातंत्र है। हम इस देश में ये आज़ादी नहीं दे सकते जो हो रहा है। इससे हमारा चेहरा दागदार पूरी दुनिया के सामने हुआ है। और प्रधानमंत्री इतने मजबूत प्रधानमंत्री हैं, आप सब स्वयं कहते हैं, वो भी कहते हैं, अगर कहीं गलती से मत बताना कि नहीं इतने मजबूत नहीं हो। वो तो पाकिस्तान के बारे में क्या कहते थे, अब तो चीन की भी बात आ गई। तो वो क्या हिंदुस्तान के अंदर ये जो मवाली बदमाश घूम रहे हैं गौरक्षक के नाम पे, उनको जेल में नहीं डाल सकते? अच्छे अच्छे आदमी पे तो रातों रात रेड कर दो। इतनी एजेंसीज हैं, पुलिस है, अरे टीवी के कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, सब पता है। जो हमारी बच्चियों को छेड़ते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, घर वापसी की बात करते हैं, उनको पकड़ के लाओ ना। अभी प्रधानमंत्री ने कल कह दिया क्या केंद्र सरकार इतनी कमजोर होगी, आज सब गिरफ्तार कर लो उनको। सर आज ही हो जाने चाहिए गिरफ्तार। सर आज चर्चा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर, गौरक्षा सुरक्षा टैक्स पर किसी और दिन नहीं, पर ये बात प्रश्न करेंगे। आया। हाँ, नहीं प्रश्न आया, ये सही है, लेकिन एक आखिर सवाल। मेरा प्रश्न है कि आपने कहा कि केंद्रीय कक्ष में जो कार्यक्रम हो रहा है जीएसटी पर, इसमें आप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि केंद्रीय कक्ष का अपमान होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब केंद्रीय कक्ष में आप लोग वेल में स्टॉर्म करते हैं तो क्या केंद्रीय कक्ष का अपमान नहीं होता है? और जहां भी करते हैं। और दूसरा, आप प्रश्न नहीं कर रहे, आप प्रश्न नहीं कर रहे, सुनिए, आप एक अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, टिप्पणी नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। केंद्रीय कक्ष में सदन नहीं बैठता। या मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जैसे राष्ट्रपति का अध्यादेश अगर फाड़ा जाए तो क्या राष्ट्रपति का अपमान नहीं है? और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने कहा कि आप तो आपका सवाल सर सवाल नहीं है, सवाल ये सवाल नहीं है, आप वही कह रहे हैं जो दूसरों को कहना है। विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? जी नहीं, मैंने समझाया विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आप शायद उम्र में मुझसे थोड़े बड़े हैं। मैं 39 में पैदा हुआ था, 1939 में। नहीं, मुझसे बड़े हैं, मैंने बड़े सम्मान से आपको कहूंगा, मैंने कारण बताया। फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए, मेरी सहानुभूति आपके साथ है, मैं यही कह सकता हूं, क्योंकि आपने प्रश्न नहीं किया, आपने उपदेश दिया है। धन्यवाद। चलिए आनंद शर्मा जी, आपने लगता है निर्णय बना लिया है कि आप आज रात को घर बैठेंगे, संसद नहीं जाएंगे। हम गलत काम का अनुमोदन नहीं करेंगे। वो केंद्रीय कक्ष के बाहर कहीं सम्मेलन करते, आदर से बुलाते, सब लोग चले जाते। और जिस दिन राष्ट्रीय यानी अगर ये फंक्शन विज्ञान भवन में होता तो आप जाते हैं? राष्ट्रीय पर्व है ये क्या? मेरा प्रश्न है। नहीं, अगर ये विज्ञान भवन में होता तो आप जाते हैं? आज क्यों आप दर्शकों को ये नहीं बताते? मैं तो नौजवानों से बात कर रहा हूं जो 1991 के बाद पैदा हुए, कि ऐतिहासिक उदारीकरण हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, उसके बाद इतने बड़े काम मैंने गिनाए, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये प्रधानमंत्री हैं, इनको हर चीज इवेंट लगती है। एक इवेंट बना दो, इवेंट ऑर्गेनाइज कर दो, फोटो खिंचा लो, तो हर चीज इवेंट। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट मैनेजमेंट से नहीं, प्रचार से नहीं, सुशासन से चलती है, काम से चलती है, नीति से चलती है। चलिए, आपने आज, जैसे मैंने कहा, आप बड़े फॉर्म में हैं, आपने पूरी तरह से अपनी बात रखी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू आनंद शर्मा। थैंक यू।